नमस्कार, आप देख रहे हैं बात। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मरघट वाले हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने दिल्ली के सांसद सदस्य मनोज तिवारी पहुंचे हैं। बता दें कि मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है। दरअसल यहां मंदिर के सामने ही मरघट है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है। इसलिए मनोज तिवारी भी मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नामांकन भरने से जाने से पहले अपने घर में भी पूजा अर्चना की और उसके बाद नामांकन के लिए पहुंचे। कानपुर में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कानपुर लोकसभा और अकबरपुर लोकसभा के सभी प्रत्याशियों के साथ नवीन सभागार में बैठक की है, जहां पर मतदान से संबंधित सभी जानकारियां और नियम प्रत्याशियों को दी गई। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए एडीएम सिटी राजेश कुमार ने बताया कि ईसीआई के निर्देशन पर जब सभी प्रत्याशी चयनित हो जाते हैं तब एक बैठक की जाती है, जिसमें पर्यवेक्षक और सभी आरओ और सभी रिटर्निंग ऑफिसर बैठक में शामिल होते हैं। इसमें चुनाव से संबंधित जितने भी पहलू हैं, चाहे वो एमसीसी से संबंधित हो, अनुमति से संबंधित हो, बैलेट या पोस्टल बैलेट से संबंधित हो, और भी सभी जानकारी सभी प्रत्याशियों को दी जाती है। या उसके अगले दिन तक सभी उम्मीदवारों के साथ में एक बैठक की जाती है, जिसमें माननीय प्रेक्षकगण और सभी आरओ होते हैं, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी उपस्थिति में ये बैठक की गई है। और जितने भी पहलू हैं इलेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो एमसीसी के हों, व्यय से संबंधित हों, अनुमति से संबंधित हों, पोस्टल बैलेट से संबंधित हों, बैलेट से संबंधित हों, हमारे स्ट्रांग रूम कहाँ बनेंगे, कमीशनिंग कब होगी, ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कैंडिडेट्स उनके इलेक्शन एजेंट्स के साथ शेयर किया है। और इस बैठक में हमारे माननीय सामान्य प्रेक्षकगण और माननीय व्यय प्रेक्षकगण उपस्थित रहे हैं। और हमारे दोनों रिटर्निंग ऑफिसर जो 43 कानपुर के हमारे डीएम साहब हैं और दूसरे जो सीडीओ साहब हैं 44 अकबरपुर के, उपस्थित रहे हैं और एक विस्तार से चर्चा की गई है। लोगों से फीडबैक लिया गया है, इनकी शंकाओं का समाधान किया गया। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कोविशील्ड के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कोविशील्ड के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए केंद्र को कोविशील्ड वैक्सीन के कथित दुष्प्रभावों को तत्काल संबोधित करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि भारत में लाखों लोगों को कोविड महामारी के दौरान यह टीका लगाया गया था। भारद्वाज ने टीके के दुष्प्रभावों और भारत में अचानक हुई मौतों की एक श्रृंखला के बीच कथित संबंध पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि 2021 की शुरुआत में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क सहित कई यूरोपीय देशों में कोविशील्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसकी सुरक्षा को लेकर आशंकाओं के कारण अब जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद मान लिया है कि इससे कुछ मामलों में हार्ट अटैक आ सकते हैं, तो अब केंद्र सरकार का क्या प्लान है? कोविशील्ड के साइड इफेक्ट पर सरकार सफाई दे। एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 2021 मार्च की रिपोर्ट है, यानी कि आज से करीब 3 साल पहले की रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें बताया जाता है कि कोविशील्ड के ऊपर शक यूरोप के देशों में तभी शुरू हो गया था और यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में। याद रखिएगा, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था। जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी,
दिल्ली के डीपीएस और मदर मैरी समेत 7 बड़े स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए गए हैं, जिसमें इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। इनमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि सभी स्कूलों को एक जैसा ईमेल भेजा गया है। धमकी के मेल के आखिरी में .com में सभी मेल को सीसी किया गया है और RU लिखा गया है, जो रशिया की तरफ इशारा करता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी मेल रशिया से स्कूलों को भेजी गई हो, यह भारत में बैठकर भी साजिश की जा सकती है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बुधवार सुबह जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। इसके बाद मैं अपने जौनपुर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि रिहाई का परवाना लेकर जौनपुर जेल से स्पेशल मैसेंजर बरेली सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह उनकी जेल में रिहाई हो गई। शनिवार से जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। धनंजय सिंह को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था और उसी दिन धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी प्रत्याशी राजू भैया पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह टेनी ने राजू भैया पर उत्पीड़न कराने का आरोप लगाया है। वहीं अभी हाल ही में कमल सिंह टेनी बीजेपी छोड़ चुके हैं और सपा में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं एटा में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। मैं लोधी कमल सिंह टेनी राजपूत, सदस्य जिला पंचायत कासगंज। मैं 26 तारीख को माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। इससे आहत होकर मेरी ही समाज के लोग माननीय राजू भैया जी मेरा उत्पीड़न करवा रहे हैं। मेरे घर पर अनावश्यक तरीके से पुलिस वो RPF के जवान को भेजकर मेरे घर पर छापेमारी करवा रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप को? मैं लोधी समाज से, इसलिए समाजवादी मैंने ज्वाइन की है, अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन की है, किसी के दबाव में आकर नहीं की है। और ये हताशा बता रही है, ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर अनावश्यक तरीके से दबाव बना रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम का शाहजहांपुर से दिल्ली लौटते समय मुरादाबाद में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दुष्यंत गौतम मामूली रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल मुरादाबाद बाईपास पर कुंद्रकी थाना क्षेत्र के पास बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद की इनोवा कार में पीछे से आ रही एक SUV कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दुष्यंत गौतम घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए TMU अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल के आवास पर गौतम का रात्रि भोज में शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसके लिए वे मुरादाबाद बाईपास से आ रहे थे। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर मेयर विनोद अग्रवाल भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उनका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया गया है। उनको अंदरूनी चोट आई है। डॉक्टरों ने गौतम को 15 दिन का बेड रेस्ट बताया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री दुष्यंत गौतम जी आज शाहजहांपुर से मीटिंग करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे और मुरादाबाद में सडनली रुकने का प्रोग्राम था खाली चाय पीने के लिए। तो रास्ते में मैं 0 पॉइंट पे आपको रिसीव करने के लिए गया हुआ था। तत्काल आपसे संपर्क में था, फोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस और वो लेके आ जाओ। तो मैंने एकदम तत्काल में प्रशासन को इसकी सूचना दी, कप्तान साहब को, और एम्बुलेंस के लिए 112 नंबर पे फ़ोन करा। तत्काल एम्बुलेंस ही पहुँच गई और मैं 1 मिनट में पहुँच गया था और सारी पुलिस फोर्स पहुँच गई। पर गनीमत ये हुई कि गाड़ी पलट के वो साइड से दूसरी साइड में आ गई और दरवाज़ा खुलने से आप गिर गए सड़क पे। अंदरूनी चोट आई है। अब इनकी तबीयत कैसी है? और एक्सरे करा दिया है, अल्ट्रासाउंड करा दिया है
सारी MRI वगैरह चेकअप करा दिया। डॉक्टरों ने कहा है कि सीरियस वाली ऐसी कोई बातचीत नहीं है, पर अभी आराम की जरूरत है। इन्हें कम से कम हफ्ता 10 दिन आराम करना पड़ेगा। यूपी के पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र के बिलासपुर गांव में शादी समारोह में नाजायज तमंचा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एक शादी समारोह में युवक तमंचा लहरा रहा था, तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी ज्ञान सागर बरेली के थाना बुता क्षेत्र के टंडवा गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।